हेलो स्मार्टीज, वेलकम बैक टू एससी एजुकेटर्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर 10 दैट इज़ सर्कल्स का वन शॉट वीडियो। अब ये चैप्टर अगेन थोड़ा सा मिथ है कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, लेकिन बहुत लिमिटेड कंसेप्ट है। बस थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स ज़रूर इसमें सोचना पड़ेगा। कुछ एक ऐसे सम भी आते हैं जिसमें हट के कोई दूसरे चैप्टर लिंक्ड क्वेश्चन बन जाते हैं, यानी दूसरे चैप्टर के कंसेप्ट्स तक यूज़ हो जाते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर चैप्टर के अपने जो कंसेप्ट है वो बहुत लिमिटेड है क्लास 9 के कंपैरिजन में। क्लास 9 में तो आपने 10-10 थियरम जैसे भी पढ़े थे, इसमें तो टोटली 2-3 थियरम है, वो भी बहुत आसान है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक कंसेप्ट को समझते हैं, दैट इज़ टेंजेंट टू अ सर्कल। ये ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा, स्टिल बता देता हूँ। सर्कल के सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट से पास होने वाली लाइन को टेंजेंट कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखना, इसे टेंजेंट कहा जाता है। और जो दो पॉइंट से पास हो जाए, ऐसी लाइन को सेकेंड कहते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन सेकेंड, और सिर्फ एक पॉइंट से पास होने वाली लाइन टेंजेंट। अब यहां पे एक और चीज समझने वाली कि 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट, इसमें और इसमें दोनों में बहुत फर्क है। ये तो होता है कॉर्ड। ठीक है, कॉर्ड और सेकंड में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 2 पॉइंट तो इसमें भी टच हो रहे हैं, इसमें भी टच हो रहे हैं, लेकिन इससे टच होने वाली लाइन सेकंड है और लाइन सेगमेंट कॉर्ड है। और डायमीटर अपने आप में एक लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, याद रखना। डायमीटर भी एक तरह से कॉर्ड है जिसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड कह सकते हो आप। स्पेशल केस ऑफ कॉर्ड, लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज डायमीटर। ठीक है, अब ये जो टेंजेंट जिस पॉइंट से पास होके जाता है ना, इस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, जिस पॉइंट से पास हुआ वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हुआ, उस लाइन को टेंजेंट बोलते हैं। 2 पॉइंट से पास होने वाले लाइन को सेकेंड बोलते हैं। 2 पॉइंट पर टच होने वाले लाइन सेगमेंट को कॉर्ड बोलते हैं। और जो डायमीटर होता है वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है अपने आप में। ये तो सिंपल बेसिक से कंसेप्ट है। अब समझते हैं फर्स्ट थियरम को, 10.1, दैट इज द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जहां से टेंजेंट पास हो रहा है, और इसी पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करके ये बनाया रेडियस। ठीक है, ये रेडियस है और ये हो गया अपना टेंजेंट। तो कभी भी टेंजेंट और उसी पॉइंट से बने हुए रेडियस के बीच में एंगल फिक्स है, दैट इज 90 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट थियरम है। टेंजेंट और रेडियस के बीच में हमेशा एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। ये 10.1 थियरम कहता है। इस पे बेस्ड कुछ एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे क्या दिया हुआ है, द टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन। ठीक है, इसका थोड़ा सा पहले तो फिगर समझ लेते हैं। फिगर अगर समझ में आ गया तो उसके बाद काम कुछ ज़्यादा बचता नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहां पर क्या दिया हुआ है कि अ टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल, यानी पी जो है वो सर्कल पे है। पहले तो ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। कई बार बच्चे पी बाहर बना देंगे, क्यू अंदर बना देते हैं, तो वहां से क्वेश्चन पूरा चेंज हो जाता है, गलत हो जाता है। पी ऑन द सर्कल और वहां से टेंजेंट है, सो पी क्यू। इसके बाद क्या इंफॉर्मेशन है, रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ। ठीक है, पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, यानी ये चीज जो है रेडियस, ये है 5 सेंटीमीटर, मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट पॉइंट क्यू, यानी ओ और क्यू मीट करती है, सो दैट ओ क्यू इज 12 सेंटीमीटर। अगर गलती से भी ये 12 यहां ले लिया तो आपका आंसर जो है सब गड़बड़ हो जाएगा। सो लेंथ पी क्यू की वैल्यू क्या होगी। अब जस्ट हमने ये थियरम देखा कि रेडियस और टेंजेंट क्या एंगल बनाता है, 90 डिग्री। तो अगर ध्यान से देखूं तो ओपी क्यू क्या है, हमारा राइट एंगल्ड ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगता है, यानी ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। अब ओ क्यू स्क्वायर मतलब
12 का स्क्वायर विच इज़ 144, OP स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर विच इज़ 25 प्लस PQ स्क्वायर, ये 25 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 119 हमको मिलता है PQ स्क्वायर, तो कहीं ना कहीं PQ को क्या लिख सकते हैं, रूट 119 का कोई स्क्वायर रूट होता नहीं है, सो इतना सेंटीमीटर हमारा PQ आता है, जो कि हमको पूछा गया था। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, MCQ का क्वेश्चन है, इनफैक्ट मैंने ऑप्शंस बस यहाँ नहीं डिस्प्ले किए, सो ऐसे हम फाइंड करते हैं, ये लॉजिक है। अब ये 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट, इनका कंसेप्ट समझते हैं। Case 1, there is no tangent to a circle passing through a point lying inside the circle। यानी कि अगर एक सर्कल है, पॉइंट सर्कल के अंदर है, तो इससे अगर कोई लाइन बनाऊं मैं, चाहे ऐसे चाहे ऐसे चाहे ऐसे चाहे कैसे भी, तो टेंजेंट वो कभी नहीं बनेगा। यानी पॉइंट अगर सर्कल के अंदर है तो टेंजेंट कितने बन सकते हैं, 0। केस 2 क्या कहता है, देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल। यानी ये सर्कल है, ये हमारा पॉइंट ले लेते हैं, तो इससे पास होने वाली सिर्फ और सिर्फ एक लाइन ही पॉसिबल है। यानी इसका टेंजेंट जो होगा इस पॉइंट पे, वो कितने हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक। ठीक है, 2 केस हमने देख लिए, टोटल 3 केसेस क्या क्या होते हैं, सिंपल फॉर्म में बताऊं तो पॉइंट सर्कल के बाहर, सर्कल पे और सर्कल के अंदर, इसमें नो टेंजेंट, इसमें 1 टेंजेंट और इसमें 2 टेंजेंट। बाहर वाले पे 2 टेंजेंट कैसे हुआ वो भी समझ लेते हैं। ठीक है, 2 केस मैंने आपको बता दिए। अब तीसरा केस क्या है, ये पॉइंट मान लेते हैं यहाँ सर्कल के बाहर, तो यहां से एक्चुअल में हम ऐसे एक बना सकते हैं और एक ऐसे बना सकते हैं। सर्कल को जस्ट टच करते हुए ऐसी 2 स्ट्रेट लाइंस बन सकती है। ये हुआ पॉइंट अगर सर्कल के बाहर है तो, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस 3। इसके बेस पर एक थ्योरम भी है, जैसे ठीक है पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, वो थ्योरम देखेंगे फिर। फ्रॉम पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर। अब इतना पता चल गया, अगर Q बाहर है, ठीक है, सो Q यहां नहीं होगा, यहीं पे होगा, क्योंकि Q के 2 डिस्टेंस दिए हुए, एक तो टेंजेंट का डिस्टेंस दिया हुआ है और एक सेंटर से डिस्टेंस दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर और फ्रॉम द सेंटर दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। और अपने आप ऐसा लॉजिक लगा लेना PQ बड़ा होगा या OQ बड़ा होगा, डेफिनेटली OQ बड़ा होगा, तो बड़ी वैल्यू हमेशा यहाँ पे OQ की ही लेनी है, क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने हो गया हाइपोटेन्यूस, और हाइपोटेन्यूस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। द रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी इसके बारे में पूछा है, तो वेरी सिंपल, अगेन आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, और ये अपने आप में पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स ही है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ईजी होते हैं, याद रखने चाहिए, MCQ में बहुत काम आते हैं, टाइम बचा देते हैं। जैसे 25 24 तो सीधा कॉम्बिनेशन आता है 7, तो सीधा आंसर इसका 7 आने वाला है। फिर भी पाइथागोरस थ्योरम एक बार क्विकली लगा लेते हैं। 25 का स्क्वायर इज 625, OP स्क्वायर नहीं पता, PQ स्क्वायर, 24 का स्क्वायर इज 576, इसको 576 को उधर भेजेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा 49, सो OP की वैल्यू आ गई यहाँ पे 7 सेंटीमीटर। सो इस तरीके से हम वैल्यू को ढूंढेंगे। क्या क्या पाइथागोरियन ट्रिपलेट से आप कुछ कुछ चाहो तो याद रख सकते हो, जैसे 3 4 5, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, फिर 5 12 13 6 8 10, ठीक है, देन 7 24 25 10 25 625 and 100 no, सो यहाँ पे 676 माइनस 625, सो 1 नो, ठीक है। ये है एक 26 का भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, हालांकि ये बहुत कॉमनली देखने वाले पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है। एक और क्वेश्चन, फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट
to a circle is 24 centimeter and the distance of Q from the center is 24 centimeter 25 centimeter। क्वेश्चन रिपीट हो गया है, बाकी यहाँ पर क्वेश्चन कुछ ऐसा है आई गेस। P एक एक्सटर्नल पॉइंट है जिससे दो टेंजेंट्स है A और B। यहाँ पर ये जो एक्सटर्नल पॉइंट है, जो दोनों टेंजेंट्स बन रहे हैं, दोनों टेंजेंट्स आपस में एंगल बना रहे हैं 80 डिग्री। ठीक है, ये दोनों का मिला के पूरा 80 डिग्री है। सो POA का एंगल कितना होगा, यानी ये वाला एंगल पूछ रहा है क्वेश्चन में, ये वाला एंगल पूछ रहे हैं। ठीक है, ये वाला एंगल क्या होगा, तो बहुत सिंपल है। यहाँ पे अगर ये पूरा 80 डिग्री है, ये दोनों ट्राइंगल्स जो है आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो ये दोनों एंगल्स जो है आपस में इक्वल होंगे, यानी ये जो लाइन है वो एंगल बाइसेक्टर है। तो ये सिर्फ ऊपर का एंगल कितना हो गया हमारा 40 डिग्री। दूसरी बात, AP अगर टेंजेंट है, OA रेडियस है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा 90 डिग्री। अब ये 90 ये 40 तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी से कितना निकल के आएगा 50 डिग्री, यानी 180 में से 90 40 निकाल दो तो कितना मिलेगा 50 डिग्री। ये भी सिर्फ MCQ का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। आप थियरी में आता है तो सिंपली आप पहले ये 40 डिग्री बता सकते हो, इसके बाद ये 90 डिग्री लिख दो और एंगल सम प्रॉपर्टी से, यानी दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल टू 180। 180 में से ये 90 और 40 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये 50 डिग्री मिल जाता है। क्वेश्चन यहाँ पे एरर है, बाकी फिगर सही है। सो यहाँ पर एक और थियरम है इस चैप्टर का जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका प्रूफ बता देता हूँ मैं। ये थियरम क्या कहता है कि अगर एक सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स बनाए जाए, टेंजेंट मतलब कहाँ तक, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक ही, वेरी इंपॉर्टेंट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक ही, वहाँ तक वो टेंजेंट्स की जो लेंथ होगी वो आपस में इक्वल होगी, ये थियरम कहता है। अब इसका प्रूफ क्या है, इस तरह का फिगर आपको बना लेना है। दो टेंजेंट्स बनाए, सेंटर से भी ज्वाइन कर लिया। अब ऊपर वाला ट्राइंगल OAP और नीचे वाला ट्राइंगल OBP, इसमें अगर ध्यान से देखा जाए तो रेडियस और टेंजेंट कैसे होते हैं, हमने फर्स्ट थियरम में ही देखा था, परपेंडिकुलर। सो ये और ये दोनों जो है वो हमारे कितने होंगे 90 डिग्री। इसके बाद ये जो OP और OP है वो कॉमन है, दोनों में ही है। और तीसरी चीज़ OA और OB दोनों ही चीज़ क्या है, रेडियस। सो ध्यान से देखा जाए तो राइट एंगल, देन हाइपोटेन्यूज एंड देन वन ऑफ द साइड। तो RHS कॉन्ग्रुएंस रूल से हमने दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, और CPCT से हम PA और PB को इक्वल ले सकते हैं। ये थियरम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQ में भी बहुत एप्लीकेबल होता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से दोनों टेंजेंट्स कैसे होते हैं आपस में इक्वल। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पर बोला है कि एक सर्कल के डायामेट्रिक एंड्स पे अगर दो टेंजेंट्स बनाए जाए तो वो दोनों पैरेलल होंगे। ठीक है, ये दोनों ही डायमेट्रिक एंड्स है M और N जो है, और इनके एंड पॉइंट्स पे दोनों टेंजेंट्स जो बनाए वो आपस में कैसे होंगे, पैरेलल। तो बहुत सिंपल है, OM इज परपेंडिकुलर टू AB एंड ON इज परपेंडिकुलर टू XY। ठीक है, कैसे, यहां पर रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से टेंजेंट्स के साथ कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। थियरम 10.1 के चलते, थियरम 10.1 क्या कहता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर रेडियस बनाया जाए तो टेंजेंट के साथ कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो हम कह सकते हैं OMA का एंगल ONY के बराबर होगा, जो कि कितना होगा 90 डिग्री। ठीक है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो अगर ये दोनों एंगल 90 डिग्री है तो कह सकते हैं कि AB is parallel to XY, reason being alternate interior angles are equal। और यही हमको प्रूव करना था कि ये दोनों लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल हमने इक्वल प्रूव कर दिया। वैल्यू भले 90 डिग्री है, हमको उससे मतलब नहीं है, बट दोनों एंगल्स कितनी है, कैसे है, इक्वल। सो इक्वल होते ही हमारी लाइंस कैसी हो जाती है, पैरेलल। आपने पढ़ा होगा लाइंस पैरेलल तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल, तो इसका वाइसा वर्सा भी वैलिड है, यानी अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल तो लाइंस कैसी होगी, पैरेलल। एक और क्वेश्चन, यहां पर क्या बोला है, कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, यानी दो सर्कल्स है जिनका सेंटर जो है वो कॉमन है। ठीक है, इस तरह के सर्कल्स को कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बोला जाता है, यानी रेडियस अलग लेकिन सेंटर कॉमन है, सेम है। एक का रेडियस दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और एक का रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। अब यहां पर ये जो लाइन है AB, अंदर वाले के लिए टेंजेंट है, लेकिन बाहर वाले के लिए, बड़े वाले के लिए क्या है, कॉर्ड।
तो इस कॉर्ड की लेंथ ढूंढनी है। ध्यान से देखा जाए तो ये रेडियस ए बी टेंजेंट अंदर वाले के लिए, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ 90 डिग्री। सो बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम आप लगा लोगे। पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमको एम की लेंथ मिलेगी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी जस्ट मैंने पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बताए थे, उसमें 3, 4, 5 बताया था, तो अगर 3 और 5 है तो ये वाला 4 ही होगा। अब दूसरी बात, एम विल बी इक्वल टू एम बी। कैसे? क्लास 9 में ये एक थियरम था कि अगर परपेंडिकुलर लाइन एक कॉर्ड के बनाई जाए, यानी अब इस ए बी को बाहर वाले के कॉर्ड की नज़रों से देखना है कि अगर एक परपेंडिकुलर लाइन सेंटर से बनाई जाए तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट ही करेगी। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ठीक है। ये आपका थियरम था क्लास 9 में। सो इसके चलते ये इक्वल हुआ। अब हमारा ए बी जो है वो किसके बराबर है? ए एम प्लस एम बी। अब ए एम हमारा 4 आ चुका और ए एम के बराबर ही है एम बी, तो ये भी 4 यानी 8 सेंटीमीटर। तो कॉर्ड की लेंथ जो हमको ढूंढनी थी उसकी वैल्यू क्या हो गई? 4 सेंटीमीटर। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, आई होप इट्स क्लियर। अब यहां पर दो लाइंस जैसे दिया फिगर में, दो पैरेलल टेंजेंट्स एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश, जो यहां पर बीच में एक पॉइंट है ए और इसके बीच इस टेंजेंट में है बी, जो दोनों आपस में एक और टेंजेंट बनाते हैं जो सी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से पास हो रहा है, ठीक है। यहां पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है? सी, ठीक है। अब अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो पहले तो हमको इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है? हमको प्रूव करना है ए ओ बी एंगल जो है, यानी इतना पूरा ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये प्रूव करना है। तो हम कैसे प्रूव करेंगे? एक तो लेंदी मेथड है, बहुत सिंपल सा मेथड मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। वो मेथड के हिसाब से क्या करना है हमको, इन ट्राइंगल ओ एम ए एंड ओ सी ए, ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स में ध्यान से देखा जाए तो ओ एम इक्वल टू ओ सी, रीजन बीइंग रेडियस, ओ ए इक्वल टू ओ ए, रीजन कॉमन, एंड लास्टली ए एम इक्वल टू ए सी। ये जस्ट अभी जो थियरम प्रूव किया था, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। अब इसके चलते कह सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ओ एम ए कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ सी ए। कैसे? बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हमारा ये एंगल और हमारा ये एंगल आपस में इक्वल होगा। कैसे? बाई सी पी सी टी, यानी एम ओ ए विल बी इक्वल टू एंगल सी ओ ए। अच्छा, इसको भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे इसको हम सपोज कर लेंगे एंगल सी ओ ए इक्वल टू एक्स। इन दोनों एंगल्स को हम क्या सपोज कर लेंगे? एक्स और एक्स बाई सी पी सी टी। अब ध्यान से समझा जाए तो ये नीचे के जो दो ट्राइंगल्स हैं उनको भी डिट्टो इस तरीके से हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। ज़्यादा मार्क्स में आए तो आपको पूरा कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा, 2 मार्क में आए तो आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, सिमिलरली वर्ड का यूज कर सकते हो। सिमिलरली ट्राइंगल ओ एन बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ सी बी, सेम बाई ट्रिपल एस रूल। आर एच एस कॉन्ग्रुएंट से भी हो सकता है क्योंकि ये एंगल्स 90 डिग्री है, ठीक है, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस क्या बनाते हैं? 90 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल एन ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ बी, और यहाँ हम मानेंगे y, सेम बाई सी पी सी टी, यानी ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल और दोनों को सपोज किया y। अब ध्यान से देखा जाए तो एम ओ एन जो है, एम ओ एन एंगल जो है वो 180 डिग्री होगा। क्यों? स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। सो कह सकते हैं x प्लस वाई प्लस वाई। अब ये कहाँ से पिक्चर में आ गया? तो ये स्ट्रेट एंगल जो है इसमें ये इतने 4 टुकड़े बन रहे, तो चारों मिला के भी 180 डिग्री होगा।
सो 2x प्लस 2y इक्वल टू 180 डिग्री, 2 कॉमन ले लिया, सो x प्लस वाई की वैल्यू हमको क्या मिली यहाँ पर 90 डिग्री। अब ध्यान से देखा जाए तो ये x प्लस वाई है एक तरीके से, और अगर ये x प्लस वाई है, ऐसे तो x प्लस वाई यहाँ पे अलग अलग तरीके से ले सकते हैं, लेकिन ये x प्लस वाई बीच में कॉमन साथ में यही है। सो ये कहीं ना कहीं AOB एंगल ही बना रहा है। सो मैं इससे कंक्लूड कर सकता हूँ देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे हमारा प्रूफ कंप्लीट होता है। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। वीडियो को पॉज करके एक बार वापस देखें, अलग एक एक स्टेप को अच्छे से समझें। बहुत मस्त समय, इंटरेस्टिंग समय, 3 मार्क तक में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। यानी कि यहाँ पर एक पैरेललोग्राम है, इसके अंदर एक सर्कल है। अब ये पैरेललोग्राम रोम्बस ही होगा, ऐसे हमको प्रूव करना है। तो इस तरीके से पहले नामकरण हो जाएगा। ये पैरेललोग्राम हमारा बन गया ABCD। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो सर्कल के 4 पॉइंट्स है वो क्या क्या है, PQRS। अब हमें प्रूव करना है रोम्बस। अब रोम्बस और पैरेललोग्राम में यही फर्क है, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स इक्वल, जबकि रोम्बस की चारों साइड्स आपस में इक्वल। तो अगर मैंने कोई भी 2 एडजेसेंट साइड भी इक्वल प्रूव कर दी ना, AB और BC को, BC और CD को, CD और AD को, तो भी हमारा काम यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक साथ 2 क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। आपकी NCERT में एक और क्वेश्चन है इस टाइप का वो भी मैं बताऊंगा। यानी AB प्लस CD इज इक्वल टू BC प्लस AD, ये भी एक प्रूफ का क्वेश्चन है, वो भी इसी में मैं बता दूंगा। ध्यान से हम समझते हैं, A एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ये वाला टेंजेंट इतना और इतना आपस में इक्वल होगा, यानी कि AP विल बी इक्वल टू AS। ठीक ऐसे ही BP विल इक्वल टू BQ। देन नेक्स्ट पार्ट, CR इज इक्वल टू CQ। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, CQ इक्वल टू CR क्यों नहीं लिखा और CR इज इक्वल टू CQ क्यों लिखा, तो वो मैं अभी जस्ट एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट, DR इज इक्वल टू DS, और ये चारों का रीजन ही टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, ये चारों का रीजन हुआ। अब एडिंग LHS एंड RHS, तो पहले समझ लेते हैं कि इसमें ऑर्डर में ऐसे चेंज क्यों नहीं कर सकता, यहां BQ और यहां BP क्यों नहीं कर सकता। तो ध्यान से समझना, हमको ये AB लाइन सेगमेंट और CD लाइन सेगमेंट साथ में चाहिए। तो ये AB के 2 पार्ट से AP और BP, CD के 2 पार्ट से CR और DR, तो ये चारों पार्ट्स जो है हमारे लेफ्ट साइड ही होने चाहिए। इसीलिए AP BP CR DR हमने लेफ्ट साइड रखा और उनके इक्वल पार्ट्स को हमने राइट साइड रखा। तो इससे हमारा काम बन जाएगा। हम क्या करेंगे अब, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इक्वल्स टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। अब यहां पर हमारा AP और BP मिला के बन जाएगा AB, CR और DR मिला के बन जाएगा CD, और यहां AS और DS मिलके बन जाएगा AD, और BQ CQ मिलके बन जाएगा BC। ये तो आपके NCERT का ऊपर आप देखोगे तो इस तरह का डिट्टो ये चीज प्रूव करने का एक क्वेश्चन होगा। इतना पार्ट डिट्टो सेम टू सेम है उसमें, लेकिन ये क्वेश्चन एक स्टेप आगे जाता है। यहां पर हमको प्रूव करना है रोम्बस। सो रोम्बस कैसे प्रूव करेंगे, आपको पता होगा कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो ये जो CD है इसको AB लिख सकते हैं, सेम ये जो BC है उसको AD लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे रीजन दे देंगे, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, ये चमत्कार कैसे किया वापस बता देता हूं। ये CD AB कैसे बन गया, तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो ये CD AB के बराबर होगा, सेम BC AD के बराबर होगा। सो यहां 2AB इक्वल टू 2AD लिख सकते हैं, दोनों साइड से 2 कैंसल्ड आउट। सो AB इक्वल टू AD, यानी 2 एडजेसेंट साइड्स को हमने इक्वल प्रूव कर दिया।
सो देयरफॉर हम सीधा लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, एंड लास्टली देयरफॉर ए बी सी डी इज अ rhombus. ठीक है, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ rhombus. इस तरीके से आप ये सम को प्रूव करते हो. बहुत इजी है, अपने आप में 2 सम है. इतना पार्ट वाला भी क्वेश्चन पूछा जाता है. क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल का ये चीज इक्वल प्रूव करो, तो आप सेम प्रोसीजर फॉलो करते हो. टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इक्वल, इनको ऐड किया, प्रूव कर दिया. नेक्स्ट, वन ऑफ द मोस्ट लेंथीएस्ट क्वेश्चन ऑफ एंटायर दिस क्लास 10, साथ ही साथ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है. इसको आसान बनाने की हालांकि कोशिश करेंगे पूरी. हमको दिया है ए बी सी, एक ट्राइंगल है, सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, जिसमें एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है 4 सेंटीमीटर. ये एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है 4 सेंटीमीटर. ठीक है, इसको तीनों जगह ज्वाइन कर देते हैं हम. ठीक है, इस तरीके से. अब हमें बोला गया सच दैट द सेगमेंट्स बी डी एंड डी सी, ठीक है, ये डिवाइड हो गया, यहां पर डी है, इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट डी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर. बी डी 8 सेंटीमीटर है, सी डी 6 सेंटीमीटर है. इतनी गिवन इंफॉर्मेशन है और ढूंढना है हमको ए बी एंड ए सी. ये ए बी पूरा, ए सी पूरा हमको यहां पर ढूंढना है. ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं. थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पड़ेगा ये, बट कोई बात नहीं. यहां पर पहले तो इन चीजों को ज्वाइन कर देते हैं हम. ठीक है, ये तो ये हो गया. अब यहां पर P और Q भी ले लेते हैं. ठीक है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और सेंटर तो अपना O है ही. अब ध्यान से समझने की कोशिश करना. पहले तो कुछ डिटेल्स लिख लेते हैं. यहां पर क्या क्या चीजें हैं हमारे पास. हम AP इक्वल टू AQ इक्वल टू X, यानी इसको X माना तो दोनों ही एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट इक्वल होते हैं. ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट इक्वल होते हैं. और BD विल बी इक्वल टू BP विल बी इक्वल टू BD, और BP वो भी एक्सटर्नल पॉइंट के टेंजेंट है, वो कितने होंगे 8 सेंटीमीटर. सिमिलरली ये CD और CQ भी इक्वल होगा कितना 6 सेंटीमीटर, यानी ये 6 तो ये भी 6, ये 8 तो ये भी 8. इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, ये आप नोट डाउन कर लेंगे. ये सारे अब तक लेंस है. हमको बेसिकली अगर हमने x ढूंढ लिया तो +8 करके AB मिल जाएगा, x ढूंढ लिया तो +6 करके AC ढूंढ लिया. अब यहां पर शुरू करते हैं हम सम. एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB. अब टेंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर होते हैं, तो यहां पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लग सकता है. सो हाफ इंटू ये बेस होगा हमारा पूरा, दैट इज x + 8 इंटू हमारी हाइट यहाँ पे ये OP विच इज 4, रेडियस 4 दिया हुआ है. सो ये हो जाएगा इंटू 4. ये 2 से कैंसिल आउट, सो बचेगा 2 इंटू दिस. सो 2 से भी अगेन ब्रैकेट भी खोलूँ तो 2x + 16 यहाँ पर बचता है. देन अगला एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC, हाफ इंटू बेस है हमारा 8 + 6 14 और हाइट अगेन 4, सो ये मिलता है 28. लास्टली एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC, इसमें भी वही हाफ बेस हाइट, हाफ बेस इस बार होगा x + 6, हाइट वही रहेगी 4. सो इसे भी ये 2 से कट के ब्रैकेट खुलेगा तो बनेगा 2x + 12. ठीक है, ये 2 और 4 कटा और जो 2 बचा यहाँ पर वो ब्रैकेट से खुल गया. ये तो हमको ये 3 ट्राइंगल्स का एरिया मिला. अब यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. इस बड़े से ट्राइंगल का एरिया ABC, इसका एरिया. लेकिन यहाँ लगता है हमारा हेरॉन्स फॉर्मूला जो क्लास 9 में पढ़ा था, और इस हेरॉन्स फॉर्मूला को लगाने के लिए
पहले यहाँ पर हम साइड में कुछ स्टेप्स कर लेंगे। पहले ढूंढ लेंगे हम सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या था, तीनों साइड्स का सम डिवाइड बाई 2। अब तीनों साइड्स का सम हमारा क्या होगा, x + 8 + 14 + x + 6, यानी x + 8 + 14 + x + 6 होल डिवाइड बाई 2। इसे सिंप्लीफाई करने पर हमको मिलता है 2x + 28 होल अपॉन 2। 2 कॉमन निकल के इस 2 से कट जाएगा। इस 2 और इस 2 को मत काटना, सिर्फ इस 2 और 28 को मत काटना। 2 कॉमन निकल के मल्टीप्लिकेशन में हो तो ही कटिंग हो सकती है। सो ये फाइनली हमको मिलता है x + 14। अब हेरोन्स फॉर्मूला क्या कहता था, √ s s - a s - b और s - c। सो यहाँ बचता है हमको अंडर रूट, ध्यान से समझना, s क्या है, x + 14। s - a का मतलब क्या हुआ, x + 14 - x + 8। ठीक है, इसकी वैल्यू, अब ये सेमी पेरीमीटर x + 14 होता है, ये आप नोट डाउन कर लो। अब s - a, s - b, s - c की वैल्यू कैसे हम ढूंढते हैं वो समझा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ये। सो यहाँ पर s - a हमारा क्या होगा, x + 14 - x + 8। माइनस से जब ये ब्रैकेट खुलता है तो x + 14 - x - 8, x और x कट गया, बच गया 6। सिमिलरली s - b को आप सॉल्व करोगे तो x + 14 माइनस यहाँ पर 14। सो 14 कटने पर हमको मिलेगा यहाँ पे सिर्फ x। और लास्टली s - c क्या होता है, x + 14 - x + 6। यहाँ पर भी माइनस से ब्रैकेट खुलेगा, सो -x - 6, सिर्फ बचता है 8। x और x तो कट जाएगा। सो ये तीनों वैल्यूज़ हम लिख लेंगे। s - a हमारा आता है 6, यहाँ x और यहाँ 8। सो इसकी वैल्यू हमारी बनती है 8 × 6 48, सो 48x देन x + 14, इतना √ ये हमारा आया एरिया ऑफ ABC। नाउ द क्रिटिकल पार्ट कम्स हियर। इतने पार्ट को हम एज इट इज आगे ले लेंगे, सपोज कर लेंगे, ठीक है, या फिर ठीक है आगे ले लेते हैं तो बेटर रहेगा। हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC will be equal to एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB प्लस ट्राइंगल BOC प्लस ट्राइंगल AOC। अब इसका एरिया हमने कितना ढूंढा था, √ 48x एंड x + 14। और इन तीनों के एरियाज हमने कितने कितने ढूंढे थे, एक बार वो नोट डाउन कर लेते हैं। 2x + 16 28 और 2x + 12, 2x + 16 + 28 और 2x + 12। सिंप्लीफाई करेंगे यहां मिलता है हमको 4x + 28 और 28 56। अगेन यहां कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, कॉमन निकालने में यहाँ पे थोड़ा सा फायदा है, इसीलिए बस कॉमन निकाल रहे हैं हम, x + 14। अब दोनों साइड अगर मैं स्क्वायरिंग करूं, याद रखना स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। इस साइड से स्क्वायरिंग करने पर फायदा क्या होगा, रूट उड़ जाएगा। सो क्या बचेगा, 48x और x + 14। यहाँ क्या बनेगा, 4 का स्क्वायर दैट इज 16 और x + 14 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, x के अलावा सब कुछ दूसरी साइड भेज देते हैं। सो x हमको क्या मिलेगा, 16 x + 14 का स्क्वायर अपॉन, ठीक है, 48 को नीचे भेज देते हैं, 48 और x + 14 भी भेज ही देते, चलो स्क्वायर नहीं है यहाँ पे। सो एक x + 14 यहाँ पे कट हो जाएगा, 16 1 = 16, 3 = 3 उधर चला जाएगा तो हमको मिलेगा 3x = x + 14। सो 2x = 14। फाइनली x की वैल्यू मिलती है 7। यहाँ पर बहुत बच्चे खुश होके
सम को छोड़ देते हैं और मार्क्स कट जाते हैं, क्योंकि x ढूंढना मोटो नहीं था, हमारा मोटो था AB विच वॉज x + 8 यानी कि 7 + 8 विच इज़ 15 सेंटीमीटर। और दूसरी चीज़ जो हमको ढूंढनी थी वो थी AC दैट इज़ x + 6 विच इज़ 7 + 6 विच इज़ 13 सेंटीमीटर। ये हमारे फाइनल आंसर्स आते हैं। अब लास्टली हमने क्या किया, एक बार वापस क्विक रिकैप दे दूं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो है वो तीनों छोटे छोटे ट्राइंगल्स के एरिया के सम के बराबर होगा। ये हमने ढूंढा था इतना और ये तीनों ढूंढे थे इतने। इधर हमने सॉल्व किया। अब ये कॉमन क्यों लिया था, अगर कॉमन लेने पर यहाँ पर x + 14 मिल रहा है और यहाँ पर भी x + 14 मिल रहा है। अब अगर दोनों साइड कुछ सेम चीज़ मिल रही है तो उसके कटने का चांसेस बढ़ जाता है, तो क्वेश्चन थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाता है। फिर स्क्वायरिंग बोथ द साइड किया, इधर स्क्वायर करने पर रूट हट गया और इधर स्क्वायर करने पर इन दोनों चीज़ों का स्क्वायर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, 4 का स्क्वायर 16 और इसका स्क्वायर ये। देन बस सिंप्लीफाई किया, इधर उधर भेज के x मिल गया तो AB और AC मिल गया। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत इजी है लेकिन इनके कंक्लूजन्स आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे MCQ में खास करके। क्या दिया हुआ है, गिवन फिगर में अ सर्कल टचेस द साइड DF एट H and touches ED and EF produced at K and M respectively if EK is 9 सेंटीमीटर। EK पूरा जो है वो 9 सेंटीमीटर है, ठीक है, EK दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ AEDF। एक्चुअल में ये ट्राइंगल है, नॉट A, ट्राइंगल EDF का हमको ढूंढना है पेरीमीटर। अब पेरीमीटर पहले तो मैं कैलकुलेट करके बता रहा हूं, उसके बाद एक बहुत क्विक टिप दूंगा। कैलकुलेशन इजीली इस ट्रिक से आप आराम से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। मैं अब आपको डायरेक्ट बता देता हूं, इसका आंसर आने वाला है 18 सेंटीमीटर, ठीक है। वो कैसे, EDF को लिखा जा सकता है ED + DF + EF, ठीक है। ये तीन साइड्स हैं हमारी, पेरीमीटर का मतलब ही ये होता है तीनों साइड्स का टोटल। अब जो DF है उसे अपने आप में हम लिख सकते हैं DH + HF। अगेन ये जो DH है, इस DH को DK के बराबर लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स इक्वल, D एक्सटर्नल पॉइंट ही तो है, तो उससे ये टेंजेंट्स आपस में इक्वल होंगे। सेम तरीके से जो HF है उसे FM लिखा जा सकता है। अब AD + DK इज EK, FM + EF विल बी EM। अब ये EK और EM भी तो आपस में इक्वल है, क्यों, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स इक्वल। ध्यान से समझना, कंफ्यूज मत होना। EK और EM एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स है तो वो भी इक्वल होंगे। सो ये 2EK का मतलब क्या हो गया, 2 × 9 विच इज 18 सेंटीमीटर। देखो स्टार्टिंग में ही मैंने बोल दिया था आंसर क्या है, 18 सेंटीमीटर। अब वापस टिप की बारी आई। सो टिप क्या है यहाँ पर कि ये जो ट्राइंगल इस तरह के क्वेश्चन में बनता है ना, इसका पेरीमीटर इन दोनों कॉर्ड्स के टोटल के बराबर होता है और ये दोनों कॉर्ड्स भी आपस में इक्वल ही होती है। तो इन दोनों कॉर्ड्स की लेंथ का टोटल, यानी ऐसा कह सकते हो आप किसी एक कॉर्ड का डबल कर दो तो इस ट्राइंगल का पेरीमीटर मिलता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQ पॉइंट ऑफ व्यू। थियरी में आपको पूरा सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, इवन यहाँ पर रीजंस लिखने पड़ेंगे कई जगह। यहाँ पे हमने जो रिप्लेस किया है, इस EM को भी EK से रिप्लेस किया है, सो 2EK बन रहा है ये। नेक्स्ट डिट्टो सेम टाइप का क्वेश्चन है। इसको आप वीडियो को पॉज करो, कैलकुलेट करो और मुझे चैट बॉक्स में आप, कमेंट बॉक्स में आप बताओ AP की लेंथ क्या होगी। बस थोड़ा सा क्वेश्चन को उल्टा कर दिया है, इस बार पेरीमीटर की वैल्यूज दी हुई है और आपको टेंजेंट की लेंथ ढूंढनी है, ठीक है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा बट कोई नहीं, यहां पर एंगल एक्चुअल में हमको दिया हुआ है 50 डिग्री, 50 क्वेश्चन में मेंशन किया गया है, ठीक है। यहां पर ये जो एंगल है ये बेसिकली 50 डिग्री दिया हुआ है और हमको एंगल पूछा है OAB का, ठीक है। MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताऊंगा, बहुत आसान हो जाएगा और एक दूसरा तरीका भी बताऊंगा। एक अगर लेंदी आया, लेंदी इन द सेंस 2-3 मार्क का क्वेश्चन आया थियरी पार्ट में, तो कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो हम ये O और B को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, OB को ज्वाइन कर देंगे। अब ये एक थियरम है कि
इस तरीके से अगर एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है तो इसके ये जो एंगल्स होते हैं, ये दोनों P वाला और O वाला, यानी APB AOB, वो सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। एंगल APB प्लस एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ज़्यादा मार्क्स में आया तो आपको ये 180 डिग्री की जगह ये पूरा सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा कि ये चारों एंगल्स मिला के 360 डिग्री, जिसमें से ये इतना पार्ट 90 90, इतना पार्ट 90 90 और बाकी दोनों ये बचते हैं, तो दोनों मिला के ऑब्वियसली 180 होंगे। अब ये 50 दिया हुआ है तो ये 50 दिया हुआ है, सो 50 प्लस एंगल AOB इक्वल टू 180, एंगल AOB विल बी इक्वल टू 130 डिग्री। देखो मेरे पास जो ट्रिक है ना, उससे तो मैं डायरेक्ट आंसर बता सकता हूं। इसकी वैल्यू होने वाली है, इसकी वैल्यू होगी 25 डिग्री, ठीक है। बट कैसे आई तो उसका लॉजिक समझते हैं। अब AOB मिल गया 130। अब एंगल सम प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं, ये अगर आ गया मेरा 130 डिग्री, ये अगर आ गया हमारा 130 डिग्री, तो ये एंगल और ये एंगल तो आपस में इक्वल होते हैं, ये वाला और ये वाला तो इक्वल होता है, ठीक है। एंगल OAB विल बी इक्वल टू एंगल OBA। क्यों? ये दोनों रेडियसेस है, ठीक है। रेडियसेस के एंगल्स इक्वल होते हैं, सो देयरफॉर एंगल OAB प्लस एंगल OBA प्लस एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर लगती है एंगल सम प्रॉपर्टी इस ट्राइंगल की, जिसमें से हमारा इन दोनों को OAB OBA इक्वल, तो इसको 2 एंगल OAB लिख सकते हैं हम। सो ये कितना मिलेगा, और ये हमने 130 ढूंढा है, उधर जाके सब्ट्रैक्ट हुआ तो 50 डिग्री, तो एंगल OAB जो ढूंढना था वो कितना मिल गया हमको, 25 डिग्री। अब एक टिप की बारी, टिप से लॉजिक समझते हैं। टिप क्या कहता है कि ये एंगल जो होता है 50 डिग्री, ये इसका और इसका टोटल होता है। अगर ये इसका टोटल होता है और ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है, तो ये कितने कितने होंगे, 25 डिग्री, और ये भी 25 डिग्री, ठीक है। ये सिंपल सा प्योर लॉजिक आपको लगाना है। ये 50 डिग्री, ये दोनों एंगल्स मिला के ये वाला एंगल होता है, तो ये 25-25 होंगे, या कह सकते हैं इसका आधा एंगल ये होता है। सीधा सीधा अगर MCQ में पूछा होता तो आप 25 डिग्री डायरेक्ट लिख सकते थे, वरना ये पूरा प्रोसीजर शो करना पड़ेगा। पहले ये 130 डिग्री, फिर इन तीनों के बीच में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के ये दोनों एंगल इक्वल, तो 25-25, ऐसे आप सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस होल चैप्टर, जिसके 2 मेथड से, एक बहुत डिफिकल्ट लेंदी मेथड, बट उसकी जगह एक शॉर्ट ट्रिक वाला मेथड बताऊंगा, जिसमें ट्राइंगल लगेगा, सिमिलैरिटी लगेगी ट्राइंगल की। इसके लिए वो ट्राइंगल्स का थोड़ा बेसिक एंगल सिमिलैरिटी पता होना चाहिए। सो यहाँ पर सबसे पहले हमको रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और साथ ही कॉर्ड की लेंथ पूरी ये जो है 16 है, तो ये आधी कितनी हो जाएगी, 8। ये 10, ये 8, तो ये जो वैल्यू है ये हमारी कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। पाइथागोरन ट्रिपलेट अभी बताया था मैंने, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। अब हम यूज करेंगे यहाँ पे सिमिलैरिटी। कैसे? इन ट्राइंगल TPO एंड ट्राइंगल PRO, इसमें एंगल TPO इक्वल टू एंगल PRO 90 डिग्री, ठीक है। ये भी 90 डिग्री होता है और हमारा ये PRO भी 90 डिग्री होगा। दूसरा एंगल POT विल बी इक्वल टू एंगल ROP कॉमन, ठीक है। ये हो गया हमारा कॉमन, यानी ये वाला एंगल, O वाला एंगल TOP में भी है और ROP में भी है कॉमन। तो मैं कह सकता हूं ट्राइंगल TPO will be similar to triangle PRO by एंगल सिमिलैरिटी। अब ये एंगल सिमिलैरिटी से अगर इक्वल है, अगर सिमिलर है,
तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल ले सकते हैं, TP अपॉन PR इक्वल टू PO अपॉन RO। तीसरा एक और साइड होगा लेकिन उसको लेने की ज़रूरत ही नहीं है, काम नहीं पड़ेगा हमको, ये 4 साइड्स ही काम के हैं, यानी TO अपॉन PO, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम सिर्फ ये लेके सॉल्व करते हैं। TP जो ढूंढना है, PR जिसकी वैल्यू 8 है, PO 10, RO 6, 8 को उधर भेज देंगे तो TP की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 80 अपॉन 6 विच इज़ 40 अपॉन 3 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम TP ढूंढते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सच में, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ता है जिससे ये बहुत बड़ा हो जाता है, ये बहुत ईजी पड़ता है, एकदम ईजी टिप। यहाँ पर हमारा ये सर्कल्स चैप्टर ख़त्म होता है। इसके बहुत से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी हमने देखे, जो कंसेप्ट्स थे वो भी देखे। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।